सच्ची घटनाएं हैं जो रियल में है, जो मतलब नहीं कर सकते क्या रिपोर्ट। जब से ये घटना हुई है तब से एक अजीब सी हलचल बीजापुर में मची हुई। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम उर्मिला है। मैं खबर लहरिया से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे खबर लहर चैनल में। मेरे साथ पत्रकार मालिनी सुब्रमण्यम जी हैं, और हमारे साथ पुष्पा जी हैं, और रिंचिन जी। और मेरा पहला सवाल है आप लोगों के लिए। मुकेश चंद्राकर जी का हत्या हुआ है, तो उससे क्या कहना चाहेंगे आप लोगों का? किस तरह का केस बन रहा है वहां पे, और क्या क्या चर्चाएं हो रही है? नमस्ते, मैं पुष्पा रोकड़े बीजापुर से। तो मुकेश हमारा बहुत करीबी था और एक छोटा भाई की तरह था और काम भी हमारे साथ मिलकर करता था। मुझे 2 तारीख की शाम को पता चला कि मुकेश 1 तारीख से लापता है, जिसे लेकर हमारी चर्चा चली उसके भाई से। और फिर हम सोचे कि चलो थाने में एक आवेदन दे देते हैं, और हम सभी पत्रकार थाना गए, एक आवेदन दिए। उसके बाद तत्परता से एसपी सर ने 2 टीम बनाई, और एक टीम उस सुरेश चंद्राकर के बाड़ा में गई और दूसरी टीम अन्य जगहों पे खोजने को निकली। तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि सुरेश ही क्यों आया पहले। तो हम जब पहुंचे तो मुकेश का भाई युकेश चंद्राकर एक 4 पन्ने का आवेदन बनाया था, जिसमें उसने ठेकेदार का नाम, भ्रष्टाचार की खबर को लेके उल्लेख और अन्य बातों को उल्लेख किया था। और ये बात हमको तब पता चली जब हम थाने पहुंचे। हम तो ये सोच रहे थे कि मुकेश अब तक लापता कैसे है, हो सकता है कि कहीं कोई खबर को लेके चला गया होगा, खबर करने गया होगा। तब उसके साथ काम करने वाले लड़के ने बताया कि उसका कोई आईडी वगैरह वो लेके नहीं गया है, अपना मोबाइल, सिंपल सा चप्पल और एक टी शर्ट लोअर में वो घर से निकला हुआ है। तो ये सारी चीजें जब सामने आई तो हम लोगों को लगा कि नहीं, चलो थाने में देखते हैं। और 2 टीम बनी। एक टीम उस बाड़े पे गई जहाँ ठेकेदार का बाड़ा था, और वहां पे अक्सर मुकेश अन्य अपने साथियों के साथ बैडमिंटन खेलने जाया करता था। तो वो काफी दिनों से जा भी नहीं रहा था, पर वहां जाता था वो खेलने। इसलिए शक की सुई वहां ज्यादा पहले दौड़ी और वहां लोग पहुंचे और खोजबीन किए रात के 10 साढ़े 10 बजे तक। तो 5 से 6 कमरे खोले गए, कुछ ताले तोड़े गए, और यहाँ वहां देखा गया तो कहीं कुछ समझ में नहीं आया वह प्राइमरी रूप पे। और उस समय उस ठेकेदार को भी फोन करके बुलाया गया, तो उसने बोला कि मैं अपने काम के सिलसिले में भैरमगढ़ में हूँ, जो बीजापुर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है भैरमगढ़, उसका काम का जगह। तो वो तत्परता से वहां फिर पहुंचा भी वो, और पहुंच के वो अपने घर से उन जो उसके लोगों के रहने के लिए जो मकान बनाया था उनकी चाबी भी लेकर वो पहुंचा, 5 6। और चाबी खोले, कुछ का ताला तोड़े, और पुलिस छानबीन की और वापस आ गई। हम तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे तक थाने में बैठे रहे कि दूसरी टीम आए और हमको कुछ बताए कि क्या आगे हुआ है। तो इस तरह मतलब पूरी रात गुजर गई। अगले दिन सुबह पत्रकारों ने एक निर्णय लिया कि नहीं, अलग अलग टीम में अलग अलग जगहों पे देखने की बात सबने सोचा। और फिर वो सुरेश चंद्राकर के बाड़ा के आसपास भी खोजा गया, जंगल में देखा गया। और जब लगा कि नहीं, अब फिर हमको जाना चाहिए, तो रात से लेकर शाम तक, जब तक मुकेश का बॉडी मिला, तब तक 4 से 5 बार पत्रकार उसी बाड़े पे जा रहे थे, बार बार। जहीं घूम के आते थे फिर वहीं जाते थे। तो लास्ट टाइम पे गूगल से उसका लोकेशन ट्रैक किए पत्रकार, तो उन्होंने पाया कि उसी बाड़े का लोकेशन आया एक। दूसरा, जब हम उस जगह पे पहुंचे तो एक टंकी का निर्माण हुआ दिख रहा था, जो थोड़ा गीला गीला लग रहा था। तो वहां पे 2 लड़कियां थी, उनसे मैंने पूछा आप कौन हो। तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ एक ड्राइवर हैं, उनकी वाइफ हूँ मैं, और हम परिवार हैं, यहाँ रहते हैं। तो हमने पूछा कि अच्छा, तो ये टंकी आज बना है? तो उन्होंने कहा नहीं मैम, 2 तारीख को सुबह 8 बजे तकरीबन 30 35 लेबर आए थे और ये सब काम हुआ। और तो मशीन लाए थे या फिर यहाँ मटेरियल बनाए थे। तो उसने बताया कि नहीं, कोई बड़ी सी मशीन आई थी और उसमें मसाला बाहर से मिला के लाया गया था। तो ये खो गया। दूसरा, हमने वो टंकी को घूम कर देखा, तो जैसे उसने बताया कि सेप्टिक टैंक है, तो सेप्टिक टैंक के हिसाब से वहां पे चैम्बर नहीं दिख रहा था। तो दूसरा शक।
तीसरा, फिर हम लोग को लगा कि नहीं, अब उन लड़कों को भी बुलाना चाहिए जिनके साथ वो बैडमिंटन खेलता था। तो उन लड़कों को भी बुलाया, उनसे भी पूछताछ किए, तो वो बोले कि ये 30 तारीख तक हम यहाँ आ रहे थे, क्योंकि 31st था, तो हमको पार्टी करना था, तो हम नहीं आए। और हमने देखा यहाँ पे टंकी के ऊपर ये मसाला वसाला, तो नहीं, हम आज देख रहे हैं, इसके पहले ये नहीं था और काफी खराब था। पूरा अलग अलग जगह जगहों से गड्ढा वड्ढा और एकदम क्षतिग्रस्त था पूरी तरह से। अच्छा, तो ये सब जब शक का सुई दौड़ने लगा, तो एसपी से रिक्वेस्ट किए कि सर एक जगह मिली है, इसे तुड़वाइए। तो उन्होंने बोला कि आप हमारे जांच को प्रभावित कर रहे हैं, आप इस तरह बोल रहे हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से देखिए, हम अपनी छानबीन कर रहे हैं। फिर किसी पत्रकार ने आईजी सर को फोन किया, और इस तरह फिर वहां पुलिस पहुंची, और जेसीबी पहुंची, प्रशासन के लोग पहुंचे, और तकरीबन 4 बजे तक सारे लोग पहुंच गए थे। और 4:30 बजे लगभग टंकी के ऊपर वाले हिस्से को तोड़ा गया जेसीबी से। तो जैसे ही जेसीबी से ऊपर के हिस्से को तोड़े, तो ऊपर में पानी में तैरता हुआ मुकेश का शव दिखा। तो जैसे ही टीआई को ये दिखा, उसने फोटो खींचा और अपने उच्च अधिकारियों को बुलाना स्टार्ट किया। तो एडिशनल एसपी पहुंचे वहां, गवर्नर सर, उन्होंने देखा, और सभी पब्लिक को, मतलब पत्रकार तब तक 30-30 के लगभग पहुंच गए थे वहां पे, एक 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 करके। और फिर सभी लोगों को उन लोगों ने बाहर निकाला और आगे की कार्रवाई की, और 15 से 20 मिनट में एसपी साहब भी पहुंच गए। तो फिर हम लोगों को कंफर्म हो गया कि यहाँ है वो, और वो मिल चुका है। क्योंकि उस टाइम तक वो बता नहीं रहे थे, कंफर्म नहीं बोल रहे थे, कपड़ा दिख रहा है, कोई दिख रहा है, पर पता नहीं कौन है क्या है, इस तरफ का बात चल रहा था। फिर सबने बोला नहीं, अगर वो ही है तो उसको देखो। तो फिर उसके हाथ में टेटू बना हुआ था, तो वो टेटू ही पहला पहचान था उसका। काफी बड़ा उसने टेटू बना रखा था अपने राइट हैंड में। तो वो दिखा, तो फिर कंफर्म हो गया कि वही है। और फिर उसको निकालने के लिए काफी, मतलब 2 से 1.5 घंटे मेहनत करनी पड़ी पुलिस को। उन पानी निकाला पड़ा सेप्टिक टैंक का, और भी व्यवस्थाएं करनी पड़ी, कभी बांस, कभी सीढ़ी, तो कभी लाइट, ये सारी चीजें करते करते तकरीबन 7 बजे उसके शव को वहां से निकाला गया और फिर हॉस्पिटल ले गए। तो ये सारी जो प्रक्रिया हो रही थी, उस दौरान हम सब वहां थे। तो हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम काम कैसे करेंगे। किसी भी खबर को लिखने के लिए पत्रकार बहुत सोचेगा। अब कोई किसी को लोकेशन नहीं दे पाएगा, कहीं घर से निकलेगा तो वो पीछे 10 बार मुड़ के देखेगा। मतलब उसके साथ तरह तरह की चीज अब होगा, और वो सोच भी रहा है। तो पिछले दिनों से, जब से ये घटना हुई है, तब से एक अजीब सी हलचल बीजापुर में मची हुई है पत्रकारों के बीच में। जो पुष्पा ने बहुत करीबी और बहुत डिटेल में बताया, बात जो बहुत जरूरी है सबके सामने आना, कि किस तरीके से बहुत प्लान्ड तरीके से ये किया गया है। हाँ? ये इस तरीके का मामला नहीं, समझ सकते हैं कि कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उसको बुलाया गया था, वो गया, वहां पे कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ और वहां पे आर्गुमेंट आपे से बाहर चली गई, तो गुस्से से एक दूसरे को मारा। अब जिस तरीके से मुकेश चंद्राकर के शरीर पे, सिर पे चोटें आई हैं, वो तो बहुत ही भयानक किस्म की चीजें हैं। जो डॉक्टर ने रिकॉर्ड किया है कि किस तरीके से सलिया से उसको बाहर पूरा सिर फोड़ दिया था, और किस तरीके से उसके शरीर पे बहुत सारे मारपीट भी हुआ है। और इसके अलावा उसके सारे तथ्यों को, एविडेंस को छिपाने के लिए, ताकि उसका बॉडी दिखे ही नहीं, किस तरीके से उन्होंने उसको सेप्टिक टैंक में डाल के पूरे कवर अप करने की कोशिश की। अपने में दिखाई दे रहा है कि ये जिसने भी किया है बहुत सोच समझ के, और अपने क्रिमिनल हरकतों को छिपाने की भी कोशिश करी। हम्म, तो और ये सवाल ये उठता है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्टर बेसिकली एक रोड कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन ये रोड कॉन्ट्रैक्टर बहुत छोटे समय में बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन गया है। और ये रोड, चूंकि ऐसे इलाकों में बीजापुर एक बहुत ही संवेदनशील, नक्सल संवेदनशील इलाका कहा जाता है, और वहां पे कई किस्म के रोड बन रहे हैं जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही पैसे डालते हैं। और ये एक रोड है जो 120 करोड़ का रोड है। और इसमें अगर भ्रष्टाचार की बात होती है और वो इस हद तक उतरने के लिए तैयार हो जाता है, इसका मतलब
बहुत बड़ी वो इससे हिल गया था कि ये इसका भ्रष्टाचार बाहर ना आए। ये बात भी सही है कि इस मुकेश के और उनके दूसरे कलीग एनडीटीवी के, जिन्होंने एनडीटीवी हिंदी में ये खबर चलाई थी, उसको चलते उन्होंने, सरकार ने एक जांच कमेटी बिठाई थी। और ये भी समझिए कि मुख्यमंत्री स्वयं पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हैं। और जांच कमेटी बिठाई जरूर थी, लेकिन जांच कमेटी कब बिठाया ये हमारे पास अभी भी डिटेल्स नहीं आए हैं। तो उन्होंने जांच शुरू किया कि नहीं, इस शुरुआत में किस तरीके की चीजें बाहर निकली, ये समझ नहीं आ रहा है। लेकिन ऑब्वियसली बहुत बड़ा रकम है, बहुत लोगों का, इसलिए ये बहुत बड़ी शंकाएं भी जा रही हैं कि इसमें कई सारे लोग, विभाग, पुलिस, प्रशासन, सब लोग बहुत संलिप्त रहे हैं। जिस कारण से ये एक इतना बड़ा मामला भी बन गया। हमको कुछ पत्रकार बोलते हैं, यार बंबई में, दिल्ली में तो आए दिन करप्शन की बातें निकलती हैं, खास करके सड़कों पर, कोई बिल्डिंग बनाने पे, सरकारी बिल्डिंग पे। तो बस्तर में इस तरीके की करप्शन इतनी बड़ी चीज क्यों बन जाती है? वो इसीलिए क्योंकि ये सड़क, पुष्पा जानती है, जब शुरू किया था कितने करोड़ का था, और बनते बनते जब इस कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में, तब तक वो 120 करोड़ का आज की तारीख में बन गया। उसके कितने पेमेंट हो चुके हैं, पेमेंट्स कहाँ कहाँ हुए हैं, किस किस को मिला है इसका पूरा कट, ये भी बहुत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि सबूत निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कई पत्रकार इसको, इन चीजों को सामने लाने की। मैं एक और चीज इसमें जोड़ना चाहूंगी कि बीजापुर में, जैसे पुष्पा ने बताया कि 60-70 पत्रकार हैं, सब अपने अपने धुन में काम करते हैं। और बीजापुर में खबरें बहुत निकाला भी जाता है। लेकिन ये एक मामला है जहां पर सारे पत्रकार साथ में आए, और ये पत्रकारों की अपनी समझ और अपनी एक दृढ़ता थी कि भाई ये कुछ मामला बहुत ही गंभीर हो रहा है, कि इसको हम छोड़ नहीं सकते। वो बिल्कुल 2 से लेकर 3 तारीख तक वहीं पे जम के बैठे रहे, और ये लोग तो, पुष्पा वगैरह सब लोग तो रात भर सो नहीं पाए, और अगले दिन भी पूरे दिन लगे रहे। तो पत्रकारों को उस तरीके से मुकेश के प्रति, क्योंकि मुकेश एक बहुत ही पॉपुलर, यंग और पॉपुलर जर्नलिस्ट था, सबके साथ उसका अच्छा मिलना जुलना था। और इस तरीके के काम में अगर इस तरीके के व्यक्ति के साथ हो सकता है, कि मामूली पत्रकार तो, जैसे पुष्पा बोल रही है, वो लोग तो झिझकेंगे इस तरीके के काम करने में। और कहीं लगता है कि इतना पॉपुलर है, यूट्यूब में इतना पॉपुलर है, हमारे लिए बस इतना ही काफी है कि लोग जानते हैं, तो शायद लोग, हम, कोई भी हम पे हमला करने में सोचेंगे 10 बार ना। कोई प्रेस कार्ड कोई इस तरीके से लेके तो घूमता नहीं है। लेकिन चूंकि बस्तर जंक्शन इतना पॉपुलर था, और कई लोग देखते हैं, उसके सब्सक्राइबर्स इतना लंबा चौड़ा है, लोगों को उस, कहीं ना कहीं उसको भी लगा होगा कि भाई मैं तो बड़ा पॉपुलर आदमी हूँ। और शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से हो पाएगा। तो ये हिम्मत, कॉन्ट्रैक्टर, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को कहाँ से मिलती, क्यों मिलती, किस बात पे? और अगर बाद में सब निकल गया, कैसे वो लोग प्रशासन के साथ मिलजुल के रहते थे, एसपी के साथ फोटो खींचते थे, इनका बहुत उठना बैठना रहता था सीनियर ऑफिसर्स के बीच में। हाँ? और तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, पैसे जो हैं वो उसको बहुत हिम्मत दे रही थी, और उसका प्रशासन और शासन के साथ उसका जो अ, जुड़ाव था, वो अपने, उसको बहुत हिम्मत दे रहा था। और कहीं जर्नलिस्ट अनफॉर्चुनेटली अपने आप को एकदम कमजोर पाए, कि वो ये हरकत भी करके चले जाएं। और इसके बाद अब ये देखना है कि न्याय मिलेगा, किस तरीके की न्याय होगी, बाकी लोगों को हिम्मत कहाँ से मिलेगा। और जो पुष्पा कह रही है कि सेल्फ सेंसरशिप, यानी कि खुद ब खुद पत्रकार ये सोचने लगेंगे क्या, या इस तरीके की खबरें हम करें, या कोई भी धमकी दे करके हमको चुप करा सकता है। ये सिर्फ पुलिस, अब तक तो बीजापुर बस्तर इलाके में ये था कि पुलिस पत्रकारों को काम करने नहीं दे रही है, या उनको रोक रही है, या प्रशासन उनको रोक रही है। लेकिन अब तो कुछ और ही मामला हो जा रहा है ना। ये आम कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्टर्स भी नक्सलियों के इसमें आ जाते हैं। उन कई सारे ऐसे न्यूज हैं जहां पर नक्सली कॉन्ट्रैक्टर्स को मारते हैं। और हमारा पहला ये था कि भाई कहीं मुकेश को नक्सलियों ने तो नहीं कहीं अगवा कर दिया। पहला सोच ये था, हम लोग तुरंत बोलने लगे भाई हम लोग कुछ एफर्ट करेंगे, उसमें सोचा नहीं था कि कॉन्ट्रैक्टर इस तरीके की हरकत कर पाए। तो कैसे, मतलब इस तरह से, मतलब पत्रकारों
अपने बारे में, जैसे जिस तरह से मुकेश जी का जो हत्या हुआ है, तो उससे रिलेटेड लेके मतलब पत्रकार, नॉर्मल पत्रकार जो मतलब करते आ रहे हैं, जो सच्ची घटनाएं हैं, जो रियल में है, जो हमको एक्चुअल में दिखाना, मतलब हमको भी जानना है एंड दुनिया में भी दिखाना कि ये चीजें भी हो रहा है, मतलब नहीं कर सकते क्या रिपोर्ट अपना। और लेकिन ये कॉन्फिडेंस न्याय प्रणाली और एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार दे सकती है। ठीक है, अगर सही दिशा में अगर न्यायिक प्रणाली चलेगी तो लोगों को लगेगा कि हमारे लिखने पर भी हमारा साथ देने के लिए है। लोग मतलब जान खोनी पड़ी, लेकिन ये प्रजातंत्र के लिए बहुत जरूरी है। इस तरह के करप्शन के मामले निकलने चाहिए और पूरी तरह से इसकी जांच होगी और इसका न्याय होगा। वही लोग कॉन्फिडेंस दे सकते हैं और वो होना भी चाहिए। और हम्म। बीजापुर में जितने भी पत्रकार हैं, सारे लोग कुछ पत्रकारिता नहीं करते, लेकिन गिने चुने पुष्पा के साथ, मुकेश के साथ 40-50 में से लगभग 10, पुष्पा कह रही थी कि हैं ऐसे लोग जो इस तरीके के काम करते थे। अब 10 में से और कितने लोग राजी होंगे, ये बड़ा प्रश्न है। और इसका बच जवाब पाए हैं जो, जिनकी सोच बदलेगी या हम्म फिर वो सोच वही रहेगी, ये बहुत कह पाना मुश्किल है अभी। जिस खबर पे हुआ उस खबर की ओर किसी का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है, उस खबर पे कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, उस विभाग पे अब तक उन अधिकारियों पे गाज क्यों नहीं गिरा, ये अभी तक एक हमारे लिए बहुत सोचने वाला चीज है। मतलब ये है कि पीछे बहुत बड़ा हाथ है, जिसका उनको लगता है कि ये हाथ हमारे सर पर है, हमारे से कुछ नहीं होगा। इसीलिए कहीं ना कहीं इस तरह की खबरों को लेके बीजापुर ही नहीं, अलग अलग शहरों में इस तरह पत्रकारों की हत्या होती है। उन्हें दफना दिया जाता है, जला दिया जाता है। कई जगह तो मुझे पता चला रायपुर के उधर किसी पत्रकार ने इस तरह किया, तो सरपंच ने उसे जला के उसका राख नाली में फेंक दिया था और उसकी हड्डी जंगल में फेंक दिया था। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं। अगर हम बात करें तो ये इन घटनाओं को याद करने का दिन नहीं है। आगे ये सोचना है कि इस पे सरकार क्या कर रही है, सरकार का दिशा क्या होगा, किस तरह वो पत्रकारों को प्रोटेक्शन देगा। क्योंकि मैंने देखा 15 साल के शासन में उन्होंने बोला कि हम पत्रकार सुरक्षा कानून छत्तीसगढ़ में लागू कर रहे हैं, पर 15 साल वो, 5 साल कांग्रेस और फिर से बीजेपी, बट कहीं भी एक पन्ना नजर नहीं आता है पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर। है कि अभी जो एसआईटी की टीम आई थी, ये उस टीम ने क्या किया है, और आप लोग उस टीम के जो कार्रवाई, जो भी उन्होंने अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन की है, उससे संतुष्ट हैं क्या वहाँ के पत्रकार जो लोग फील्ड पे हैं? हाँ, सभी पत्रकार, हम लोग लगभग कल 10 से 15 पत्रकार गए हुए थे एसआईटी के हेड से मिलने और उनसे चर्चा की। तो उन्होंने बताया कि अगर आपकी कोई शंका है, किसी तरह की बात है, तो आप हमें क्लियर करें। और उन्होंने 55 बिंदुओं पे अपनी एक बात प्रेस नोट के माध्यम से दिया है मीडिया को, और उस पे लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। और मतलब अभी तक कोई बैठक तो नहीं हुई है, बैठक होगी और इस पे बात होगी कि अब आगे इस पर और क्या मांग कर सकते हैं हम जांच के। देखो, एक और चीज है इसमें कि आ, उनका ये कहना है कि फोन हमको मुकेश का नहीं मिला। अनुमान लगाया जा रहा है कि उस फोन को आ, जो एक्यूज्ड है उन्होंने उसको पूरा चूर चूर करके किसी नदी में कहीं पे फेंक दिया है। लेकिन उनको मिल गया है जुडिशियल कस्टडी ना। अब एक बार जुडिशियल कस्टडी में चला जाता है तो हम लोग भी जानते हैं कि उसका अपना प्रोसेस रहता है। पुलिस को चार्जशीट तो डालना ही होगा। ये कह रहे हैं कि हम 25 तक चार्जशीट फ्रेम कर देंगे, चार्जेस फ्रेम कर देंगे। लेकिन मेरे को थोड़ा ये अजीब सा लग रहा है कि पुलिस ने आम तौर पे इतनी गंभीर मामला हुआ है और उन्होंने अ, उसको पुलिस कस्टडी में रखते हुए उसकी जितनी भी जानकारी निकालनी थी, उनके सारे सीडीआरस को, कितने बार ये लोग एक दूसरे से चर्चा में थे, धमकियां कब से होने लगी, क्या हुआ है, इसका बहुत समझ नहीं आ रहा है। तो इतनी जल्दी उन्होंने जुडिशियल कस्टडी के लिए हामी क्यों कर दी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है। तो देर इज अ डाउट कि भाई इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होगा भी या नहीं। और दूसरा ये भी है कि जो मेन व्यक्ति है सुरेश चंद्राकर, जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं इस पूरे मर्डर से अपनी दूरी रखता है। हालांकि बॉडी उसी के प्रिमाइज में मिला है और ट्रेस किया गया है कि वो भी इन्वॉल्व है, लेकिन वो
किसी और ने उसकी जिम्मेदारी ले ली, हाँ मैंने वार किया था और मैंने ही मर्डर किया था ऐसा करके। तो ये थोड़ा शंका ये भी हो रही कि कहीं मुख्य आरोपी से कहीं कम चार्जेस से निकल ना जाए। और और मतलब ये दो चीजें थोड़ी हम लोगों को शंकाएं दे रही है कि भाई अगर इस तरीके की घटनाएं आगे बढ़ती रही तो पता ही नहीं चलेगा, एक बार सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे और सब लोग अपने इसमें लग जाएंगे, तो कहीं मुकेश का केस ढीला ना हो जाए। और बस्तर के संदर्भ में ये घटना, जैसे एक पत्रकार को उसकी स्टोरी के लिए उसकी हत्या कर देना, पूरे देश में मतलब एक हलचल पैदा करता है। पर बस्तर में क्योंकि एक स्थिति ऐसी है कि वहां पे वैसे भी सभी लोगों की जान जोखिम में रहती है, लोगों को अरेस्ट का डर रहता है, चाहे वो मतलब अपने गांव में आवाज उठाने वाला आदिवासी हो या कोई कोई भी व्यक्ति जो भी वहां हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाता है, एक्टिविस्ट हो, जर्नलिस्ट हो। जैसे अभी जो मूल निवासी बचाओ मंच के ऊपर भी बैनिंग हुआ, या कुछ एक्टिविस्ट की अरेस्ट हुई, सुनीता पोटाम जैसे। पर तो इस संदर्भ में मुकेश की जो मौत है, ये सब चीजें का कनेक्शन आपको आप लोगों को दिखता है क्या? और बस्तर के संदर्भ में ये कैसे विशेष है, उसके बारे में थोड़ा बोलेंगे? वही हमको भी कुछ जर्नलिस्ट पूछ रहे थे कि भाई अगर रोड कंस्ट्रक्शन पे करप्शन के मामले तो लगातार हर शहर में निकलते रहते हैं क्योंकि एक बहुत कॉमन है, तो बस्तर में ये कितना गंभीर हो जाता है। और ये स्पष्ट है, गंभीर इसलिए भी होता है क्योंकि ऐसे इलाके में मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से या किसी भी अधिकारी की तरफ से होना चाहिए वो होता नहीं है। जर्नलिस्ट इतने आसानी से पहुंच नहीं पाते क्योंकि उनको आगे जाने नहीं दिया जाता। परसों पुष्पा और मैं हम लोग सब उसी सड़क पे 33 किलोमीटर की दूरी हम लोग कवर करके आए, और उस समय कहीं पर कोई भी रुकावट नहीं दिखी। पहली बार हम लोग बड़े फ्रीली वहां गए क्योंकि एक्चुअली सब लोग हिल गए थे इस पूरे मामले में, तो कैंप के लोग भी थोड़ा पीछे हट ही गए थे कि भाई इनको रोको नहीं। रोकने की कोशिश जरूर की थी, जब हमने कहा कि हमारे पत्रकार साथी के साथ इस तरीके से हुआ तो उन्होंने बोला हाँ हाँ ठीक है आप देखिए। और उन्होंने कहा कि हमारा मामला नहीं, ये सड़क वाला मामला है और देख लीजिए, इस पर रिपोर्टिंग करिए आप करके। ठीक है, तो हिल तो गया है, बस्तर भी उतना ही मामले से हिला जरूर है। लेकिन जो आप जो कनेक्शन बोल रहे हैं कि बस्तर में जैसे मैंने कहा कि जैसे ही हमें पता चला कि मुकेश को अगवा किया है तो पहला थॉट ये आता है कि भाई पहले हम लोग एक दूसरे से पूछे भाई माओवादियों ने तो नहीं कहीं उसको ये किया, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। इसके अलावा ये जो नेक्सस है पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का, डिपार्टमेंट्स का, ये बस्तर में करप्शन बहुत हाई है। तो और सबसे ज्यादा विकास के नाम पे अगर कोई एक्टिविटी होता है वो रोड कंस्ट्रक्शन, और इसमें ग्रामीण लोग उतने ही जुड़े हुए हैं क्योंकि वो उसका विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें इतनी चौड़ी सड़कें नहीं चाहिए, उनके पेड़े कट रहे हैं। और अभी जब हम परसों जब गए थे, ग्रामीणों ने कहा कि ये सड़क की वजह से हमारे इस सड़क टूट टूट कर इनके खेतों में गिर रहा है, तो उनकी खेती बहुत बर्बाद हो रही है, पुलिया टूट चुके हैं, बर्बाद हो रही है, और लेकिन कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं। कुछ लोगों की जमीन पूरा ही किसी हेलीपैड पे निकल गया या सुरक्षा कैंप जहाँ पे बिठाया है। तो ये सारा बहुत संलिप्त है। एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से ये देख नहीं रही है कि किसकी जमीन है, इनका पट्टा है कि नहीं। पहले वहां पे सर्वे करके लोगों का पट्टे वगैरह देख लें, उसके बाद में इस तरीके की एक्टिविटीज करें, ये तो कुछ होता नहीं है। ये एक ब्लाइंड रश है कि सड़क बनानी है, और इस सड़क को कैसे तो भी बड़े पैमाने पे एक विकास की दिशा दे, एक स्वरूप देते हुए इसको कंप्लीट करना है। और हम लोग सब यहाँ पे जानते हैं कि ये सारी सड़कें कहीं ना कहीं माइनिंग एक्टिविटीज से जुड़े हैं, कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये पूरा जो नेक्सस है सरकार का, कॉरपोरेट सेक्टर से पैसे मिलने का, सुरक्षा कैंप बनने का, नक्सलियों का एक बढ़िया सा ये भी है बहाना भी है, और नक्सलियों की तरफ से कई सारे आतंक किए भी जाते हैं क्योंकि उस सड़क में कई सारे जवानों ने भी अपना आईईडी ब्लास्ट में अपने जाने को ही, हमसे कहा गया है कि ये जितनी लंबी सड़क नहीं हो उससे डबल तो जवानों ने अपनी जानें गंवाई। ठीक है, तो आप माहौल इस तरीके से क्रिएट क्यों कर रहे हैं? सारे नाराज हैं, मतलब जो कॉमन लोग हैं, ग्रामीण हैं, जर्नलिस्ट हैं जिनको जाने नहीं दिया जा रहा है, ग्रामीण हैं जिनके खेत बर्बाद हो रहे हैं,
ना ग्राम सभा हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, उनकी गिरफ्तारियां हो रही है। उस सड़क पे कितनी सारी गिरफ्तारियां हुई हैं, कितनी सारे मौतें हुई हैं, ये अपने में एक खुलासा करने की बात है। तो ये सब जुड़े हुए हैं, और बस्तर में इसलिए ये गंभीर हो जाता है क्योंकि सड़क डेवलपमेंट का एक एक हिस्सा है। और एक आखिरी सवाल आप दोनों से, महिला पत्रकार के बतौर आप लोग लगातार वहां पे काम कर रहे हैं, क्या अपेक्षा है एडमिनिस्ट्रेशन से अभी इस घटना होने के बाद, कि वो किस तरह के कदम उठाए? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि कई बार हम फर्जी मुठभेड़, ग्रामीणों की समस्या, इस तरह की बातों को लेकर बाहर आते हैं तो हमें तिरछी नजर से देखा जाता है। मतलब पत्रकार तो हैं, साथ में उन्हें हम खटकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि हम सुरक्षित हैं। पर यह है कि बोलते हैं ना कि महिलाएं सब पर भारी, बस यही सोचकर हम दोनों निकल जाते हैं कभी भी कहीं काम करने। और वो हमारे लिए बहुत ही वो परेशानी भरा होता है, कभी दिन दिन रात रात। और मालिनी दीदी तो मुझसे ज्यादा काम करती हैं, अंदर जाती हैं, दो दो तीन दिन रुक भी जाती हैं। मैं थोड़ी फैमिली परेशानी की वजह से नहीं जा पाती, रुक नहीं पाती। पर जितना मैं काम करती हूँ उतने काम में मुझे ये एहसास है कि हमारे काम को हमारे साथियों के द्वारा सराहाया नहीं जाता। ना ही उन्हें ऐसा लगता है कि ये महिलाएं हैं, अंदर जा रही हैं, काम कर रही हैं और समस्याओं को बाहर ला रही हैं ग्रामीणों की, उस पर उन्हें कभी खुशी महसूस करते मैंने नहीं देखा है। बस वो कोने में फुसफुसाते नजर आते हैं। और वहीं उसी तरह प्रशासन और सरकार भी आज तक महिलाओं को लेकर इतनी सीरियस नजर नहीं आई मुझे। न ही उन्होंने कभी कोई ऐसा प्रोटेक्शन या फिर कोई सुरक्षा की बात को लेकर कोई कैंपेन या फिर कोई अच्छा कोई कार्यशाला, ऐसा कुछ हुआ हो मुझे याद नहीं है अब तक। मैं तो यही कहूंगी कि देखो, बस्तर में पूरे संभाग में क्योंकि सरकार एक अपनी छवि को बहुत सक्सेसफुली इस पूरे मामले को हैंडल कर रही है, दिखाने की कोशिश कर रही है, अपने पॉजिटिव इमेज बनाना चाहती है। कहीं पर भी एक भी खबर उनके विरुद्ध में जाता है, खास करके सिक्योरिटी रिलेटेड, तो वो नाराज तो होते हैं, और उसका सब हम लोगों ने भुगता है, और वो अभी भी जारी है। लेकिन डट के रहना उतना ही जरूरी था, मुझे लगता है। और पत्रकारों का एकजुट होना बहुत जरूरी है। और दूसरा, प्रशासन से हम इतना ही अपेक्षा रखेंगे कि भाई रोको मत, खुल के जाने दो, लेट द ट्रूथ बी आउट। जो भी सच्चाई है वो बाहर आना बहुत जरूरी है। अगर आप सच में नक्सलवाद को अ, खत्म करना चाहते हैं, या लोगों को मेन स्ट्रीम, जो भी मेन स्ट्रीम है वो प्रश्न क्वेश्चनेबल हो सकता है, लेकिन आप लोगों को वहां से हटाकर, नक्सलवाद से हट के सोच या विचारधारा से हटाकर मेन स्ट्रीम विचारधारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यही एक तरीका है। पत्रकार सच्चाई को जितना ज्यादा हो सके बाहर लाएं। द फैक्ट दैट वो इतना नहीं आने देती है, वो अपने में एक संदेह पैदा करता है। तो ये ना हो, तो खुले और जाने आने दे। हम लोग को रोका जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करके कैसे भी घुस के जाते हैं, क्योंकि खबर बहुत कम निकलती है। तो बस हमारे रोक टोक ना हो, यही चाहेंगे। सुरक्षा के पत्रकारों की सुरक्षा होनी चाहिए। नहीं, पत्रकारों की सुरक्षा यही है कि भाई हमको कोई रोके नहीं। जो सुरक्षा कानून बनाने की कोशिश पिछले सरकार ने भी कोशिश करी, जहां पर उन्होंने वापस कमिटी में उन्हीं पुलिस को रखा जो एक्चुअली नहीं चाहते कि उनकी खबरें बाहर निकले। तो हमको बहुत उम्मीद नहीं थी कि पुलिस क्या सुरक्षा हमको देगी जो एक्चुअली हमको उस खबर तक पहुंचने के पास नहीं दे रही है। तो मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है सुरक्षा कानून क्या कर सकता है, लेकिन अगर पत्रकार, अगर वो सच में चाहते प्रजातंत्र हो और फ्री स्पीच हमारे देश में जिंदा रहना है, प्रजातंत्र को जिंदा रहना है, तो पत्रकारों को फ्रीली आने जाने की पूरी छूट देनी चाहिए, ताकि सच्चाई बाहर निकल सके। ये अपने में एक बहुत बड़ी, और जरूर हम चाहेंगे हमारी फ्रेटर्निटी है, जर्नलिस्ट की पूरी जो समूह है, वो संगठित रहे, और वो कभी भी निष्पक्ष रूप से करे जरूर काम। और कहीं पे जो टैग अभी लगा है पूरे मीडिया को, गोदी मीडिया को, उस टैग से दूर हटे और अपने काम को इंडिपेंडेंटली कर सकें। वो अपने में, मतलब हमारी भी जिम्मेदारी उतना ही है जितना हम सरकार से अपेक्षा करते हैं। मैं महिलाओं के लिए बोलना चाहूंगी, पूरे बस्तर में 4 से 5 महिला पत्रकार हैं, पर मैदान में कोई महिला पत्रकार उतरती नहीं है। शायद
सरकार के कानून नहीं बनने पर और सरकार से अपनी सुरक्षा महसूस ना करने पर ही महिलाएं नहीं उतर पाती। रायपुर, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में तो बड़े बड़े चैनलों में पूरी महिलाएं ही मोर्चा संभाले रखी हैं, महिला पत्रकार ही काम करती हैं, पर बस्तर जैसे एरिया में ये चीज बहुत मुश्किल है। मैं महिला पत्रकार, सॉरी, उस पर थोड़ा जोड़ने के लिए, बस्तर अपने में आप लोग जान रहे हो कि जोग्राफिकली एक मुश्किल इलाका है ना। तो मतलब या तो आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए जिससे आप गाड़ी करके कहीं पे जा सको, या लोगों को अपने साथ में रख कर जाओ, वो मुश्किल है। और ये भी अपने में एक बहुत बड़ी मुश्किलात है जहाँ पर महिला पत्रकार को अंदर के गांव में जाना, आसानी से जाना निकलना मुश्किल हो जा रहा है। या तो जैसे बाइक्स चलाना आना चाहिए, या बाइक चला करके ले जाने वाला भी कोई चाहिए जिसमें सुरक्षित। नहीं तो यहाँ पर हमने सब ने देखा है कि जो बाइक के साथ आपको ले जा रहा है, अगर वो ग्रामीण है तो उसको फिर परेशान करते हैं। तो ये भी एक अपने में गंभीर समस्या है कि जो पत्रकार की मदद करने के लिए भी सामने आने से थोड़ा डरते हैं ना, क्योंकि उनको रोका जाता है। मुझे लगता है आप दोनों ने बहुत ये बहुत दुखद समय पे हम लोग बात कर रहे हैं, और हम सबका ही साथी था मुकेश, और उसको श्रद्धांजलि भी देते हुए, पर जैसे आप लोगों ने कहा कि उसकी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि हम लोग जो सच्चाई वो निकालना चाहता था, केवल रोड की नहीं पर पूरे बस्तर की, उसकी तरफ हम बढ़ते रहे, हिम्मत से वो खबरें निकालते रहे। पर हम ये भी सरकार से लगातार मांग करें कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनकी सुरक्षा की जाए, इसी विश्वास के साथ कि हम सब एक दूसरे का साथ देते हुए काम करते रहेंगे। आप दोनों को बहुत धन्यवाद।